हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत मस्त तरीके से चल रही होगी और शानदार तरीके से जो है आप तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्क्रीन पर देख के ही आपको आइडिया लग गया होगा, यू हैव गॉट एन आइडिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस लेक्चर। सो बेसिकली दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट। और फार्मास्यूटिक्स क्या है एग्जैक्टली उस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझने के बाद एक स्टैंडर्ड लेवल पे जाएंगे ताकि हम बेहतर तरीके से समझ पाए कि व्हाट एग्जैक्टली फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट इज। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट फार्मास्यूटिक्स। सो द एजेंडा फॉर टुडेज डिस्कशन दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या हम लोग बात करने वाले, व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फार्मास्यूटिक्स एज सब्जेक्ट। फार्मास्यूटिक्स है क्या, इसको समझना, इसका रेलिवेंस क्या है फॉर द कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्या है, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन different different sections. But from the perspective of competitive examination, pharmacist examination or GPAT or NIPER JEE or drug inspector examination, what is the relevance of this subject? Then apart from that, we are going to discuss about the concept of dosage form. Little bit of introduction about this concept of dosage form will be there. There will be a separate video on dosage form. So it's a big topic, it's a major topic, it's a very important topic जहां से क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फार्माकोपिया, एंड इन दैट फार्माकोपिया वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फार्माकोपिया लाइक एज इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के बारे में हम लोग बात करने वाले, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में बात करने वाले हम लोग, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के बारे में बात करने वाले हैं। सम माइनर फार्माकोपियाज आर आल्सो देयर। तो फार्माकोपिया है क्या एग्जैक्टली, और इंडियन फार्माकोपिया क्या है, व्हाट इज द नीड, जरूरत क्यों पड़ी इसकी। ठीक है, so these things we are going to discuss. Then apart from that, what is national formulary of India? NFI क्या है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। ये एग्जैक्टली है क्या, इसको पब्लिश कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, किसकी देख रेख में काम होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। देन एट लास्ट टाइम, in the last session of that video, you are going to get some practice MCQs based on these videos. तो उसको जरूर आपको अटेम्प्ट करना है कि आप कितना सीख पाए हैं, कितना समझ पाए हैं। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मैंने जो काफी रिसर्च किया है कि इस टॉपिक से कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, आइदर इन द फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, आइदर इन द जीपैट एग्जामिनेशन, आइदर इन द ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, आइदर इन द नाइपर जेई एग्जामिनेशन। सो डेफिनेटली बेस्ड ऑन दैट रिसर्च सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली फार्मास्यूटिक्स इज, फार्मास्यूटिक्स है क्या। ठीक है, रिलेवेंस देखिए क्या है इसका फार्मास्यूटिक्स का। फार्मास्यूटिक्स एज ए सब्जेक्ट आप लेते हैं, यू कैन इजिली टारगेट फार्मास्यूटिक्स को। कैसे आप टारगेट कर सकते हो, फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। सो फार्मासिस्ट एग्जाम में द बैकबोन इज फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी। याद रहे कि जब आप फार्मासिस्ट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टू मेजर सब्जेक्ट्स आर द बैकबोन। योर फार्माकोलॉजी शुड बी स्ट्रांग, योर फार्मास्यूटिक्स शुड बी स्ट्रांग. If you are preparing for the GPAT examination, your basic understanding is going to be very clear. 38 questions, imagine 38 questions out of 125 questions are from the pharmaceutics. This is the important of pharmaceutics. In case of NIPER JEE, lot of questions, lot of sections is there from the pharmaceutics. From drug inspector examination, pharmaceutics is going to be important. So pharmaceutics as a subject समझना जरूरी है। देखिए, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत बेसिक से, कि अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं की भी है कॉलेज टाइम पे, वो यहां पढ़ ले और बेहतरीन तरीके से सीखे, और उसके बाद धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा, और लास्ट में वीडियो का आप देखोगे सबसे स्टैंडर्ड आपको हाई लेवल मिलेंगे, जिससे आप किसी भी एग्जामिनेशन को इंडिया के टारगेट कर सकते हो इस वीडियोस के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट फार्मास्यूटिक्स इज ऑल अबाउट। फार्मास्यूटिक्स है क्या। ठीक है, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपको बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग होती है, डोसेज फॉर्म आप देखते हो। ठीक है, एफ&डी डिपार्टमेंट इज देयर, उसमें टैबलेट सेक्शन इज देयर, पैरेंटल सेक्शन इज देयर, लिक्विड डोसेज फॉर्मुलेशन इज देयर, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आर देयर। सो इंडस्ट्री में तो कई सारे सेक्शन है, लेकिन राइट नाउ व्हाट आई एम डिस्कसिंग, जो मैं वीडियो बना रहा हूं, दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो फार्मास्यूटिक्स है क्या एग्जैक्टली, उसके बारे में मैंने समझ लिया और आपको समझा भी दिया है कि किस तरीके से जो है फार्मास्यूटिक्स को हम लोग यूज करते हैं। एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए,
for the competitive examination, for the competitive exams. You can target pharmacist exam, you can target GPAT, you can target NIPER JEE, you can target DI exam. So through this video, definitely you are going to crack all these examination. This video is going to be helpful for you all. Apart from what is the role of pharmaceutics, industry perspective. इफ यू वांट टू बी इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर आप इंडस्ट्री में हायर पोजीशन पे जाना चाहते हो, एफ&डी पोजीशन में जाना चाहते हो, या उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में क्यूओ क्यूसी में आप जाना चाहते हो, उसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन जैसे कि पैरेंटल्स में आप जाना चाहते हो, टैबलेट सेक्शन में जाना चाहते हो, डेफिनेटली वहां पर भी फार्मास्यूटिक्स एज ए सब्जेक्ट ही काम आता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली फार्मास्यूटिक्स इज. अभी मैं बेसिक आपको पढ़ा रहा हूं, पेशेंस से सुनते रहिए, ठीक है, आपको सारी चीजें मिलने वाली है. सो फार्मास्यूटिक्स को देखा जाए, एक्सपीरियंस किया जाए, ये कैसे मैं कंक्लूजन पे ड्रॉप पहुंचा. सो फार्मास्यूटिक्स इज ऑल अबाउट डोसेज फॉर्म. सो फार्मास्यूटिक्स में क्या हम लोग पढ़ते हैं, डोसेज फॉर्म की स्टडी. वी आर स्टडिंग अबाउट द डोसेज फॉर्म, ठीक है. एक देखिए होता है ड्रग, आपको ये चीज ध्यान रखना होगा. वन इज ड्रग, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीआई, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और उसी का हम लोग क्या बनाते हैं, डोसेज फॉर्म, ठीक है, डोसेज फॉर्म. सपोज सम पैरासिटामोल टैबलेट इज देयर, अंडरस्टैंड. सो ब्रांड नेम, इट कुड बी क्रोसिन, इट कुड बी कैल्पोल, इट कुड बी डोलो, लेकिन मेन उसमें दवा क्या होती है, पैरासिटामोल. सो दैट पैरासिटामोल इज एपीआई. लेकिन आप डायरेक्टली उसको चीनी की तरह खा नहीं सकते, फांक नहीं सकते उसको, ठीक है. देयर इज अ सर्टेन डोज, तो उसको लेने में आसानी हो, एक यूनिट डोसेज फॉर्म में बनाया जा सके, उसके लिए हम लोग उसको बनाते हैं टैबलेट. और कौन से डोसेज फॉर्म में, टैबलेट डोसेज फॉर्म में बनाते हैं. या अगर बच्चा है तो पेडियाट्रिक सस्पेंशन बनाते हैं पैरासिटामोल का, ठीक है. तो जब किसी डोसेज फॉर्म को कंपैटिबल बना दिया जाए, उसको लेने योग्य, so that it could be easy for administration and it could deliver a dose in a very accurate dosage form, we need to prepare it in a dosage form. यानी कि क्रूड फॉर्म में दवा होती है, उसको हमें अपने बॉडी में कंजम्पशन के हिसाब से लेने योग्य बनाने के लिए, उस तरीके से, या फिर यूनिट डोसिंग के लिए, प्रॉपर डोसिंग के लिए, एक्यूरेट डोसिंग के लिए हमें डोसेज फॉर्म की जरूरत पड़ती है. एक थोड़ा सा हमने बता दिया. सो फार्मास्यूटिक्स की ओवरऑल अगर होलिस्टिकली इफ यू टॉक अबाउट, इट डील्स विद द डोसेज फॉर्म. सो डोसेज फॉर्म को बनाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, आप कहां पढ़ते हो इसको, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हो और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हो. कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, कौन से मिल्स यूज होती हैं, कौन से इवेपोरेटर्स यूज होते हैं, कौन से ड्रायर्स यूज होते हैं, आप इसको कहां पढ़ते हो, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हो. साइज रिडक्शन कैसे किया जाएगा, पार्टिकल साइज को साइज रिडक्शन करके उसका एब्जॉर्प्शन कैसे एनहांस किया जाएगा, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है. तो कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन से इक्विपमेंट इन्वॉल्व होंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोसेज फॉर्म, ठीक है. कैसे एक बार डोसेज फॉर्म बन गई तो उस डोसेज फॉर्म को कैसे चेक करेंगे, उसी को बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग. देखिए लगे हाथ में आपको एक चीज बता दूं, एक डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी एश्योरेंस, एक डिपार्टमेंट होता है क्यूसी. आधे लोगों को यही नहीं पता होता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल. सो क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होती है, जितने भी प्रोसेस है, इक्विपमेंट है, प्रोसीजर है, उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट हो वो क्वालिटी वाइज बने. मेन मकसद ये होता है, यानी कि प्रोसेस को भी सही से किया जाएगा, रॉ मटेरियल भी सही क्वालिटी का यूज किया जाएगा, यानी वो सारे काम करेंगे. जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, जब आपको फाइनल सिलेक्शन फार्मासिस्ट में लेना है तो आप बढ़िया से टीचर से पढ़ोगे, अच्छे क्वालिटी का मटेरियल यूज करोगे, अच्छे क्वालिटी के टीचर से पढ़ोगे, खुद मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आप उम्मीद लगा सकते हो कि मेरा फाइनली सिलेक्शन होगा फार्मासिस्ट में. यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी कि नहीं होगी, उसमें कौन कौन से टेक्निक्स यूज हो रही हैं, कौन सी प्रोसेस यूज हो रही हैं, वो सारी चीजें मिला के एक प्रोडक्ट की क्वालिटी डिसाइड करती हैं. सो जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी इक्विपमेंट हैं, जो भी प्रोसेस हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व है, जो मिलकर डिसाइड को क्वालिटी कर रहे हैं, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस. और एक बार प्रोडक्ट बन गया, याद रखिए, एक बार प्रोडक्ट बन गया, अब प्रोडक्ट क्या होगा, चेक होगा. तो अब देखते हो कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हो तो उस पर लिखा रहता है ओके टेस्टेड. व्हाट इट मींस, इट मींस इट हैज गॉन थ्रू द सर्टेन प्रोसीजर्स. बंदूक आपने बना ली, पता लगा चाइना से लड़ाई हो गई, बॉर्डर पे गए, चल ही नहीं रही है.
सो इट इज ऑलरेडी टेस्टेड। मिसाइल आपने बनाया, पता लगा मिसाइल ऊपर गई, फेल हो गई, बर्स्ट ही नहीं हुई, आपने लॉन्च कर दिया उसको, वहां से नहीं हुई। तो कहने का मतलब टेस्ट करते हैं। उसी तरीके से यू हैव प्रिपेयर्ड द डोसेज फॉर्म, डेफिनेटली उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होना चाहिए। समझ गए आप? तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, सो क्यूए इज डिफरेंट, क्वालिटी एश्योरेंस is different and quality control is different. Once formulation has been prepared, formulation बनने के बाद quality control, जैसे मैं आपको बताऊं, टैबलेट बन गई, अब टैबलेट की चेकिंग होगी, हार्डनेस, डिसइंटीग्रेशन, फ्राइबिलिटी, ठीक है, वेट वेरिएशन, सारे पैरामीटर जब पास होगी, देन इट बैच दैट बैच विल बी पास, वो बैच पास माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर्टेन वो मार्केट में आएगा, वो सारी प्रोसीजर पूरी होती है सब कुछ, ठीक है, टेस्टिंग वगैरह के बाद। तो ये सब समझते हैं। उसके बाद कौन कौन से लीगल एस्पेक्ट्स हैं। जब आपने दवा बना ली तो दवा बनाने के लिए यू नीड अप्रूवल, समझ गया? अप्रूवल आपको चाहिए। किससे अप्रूवल चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी से। सपोज जैसे कोवैक्सीन है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोवैक्सीन अभी लॉन्च हुई है इंडिया में, तो कोवैक्सीन के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ से अप्रूवल मिल जाए, और डब्ल्यूएचओ से अप्रूवल मिल गया या यूएसएफडीए से अप्रूवल मिल जाए हमें, ताकि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए कि हाँ यूएसएफडीए ने इसको अप्रूवल दिया है तो इसके अंदर कुछ क्वालिटी होगी डेफिनेटली। लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए, लोगों का भरोसा जीतने के लिए, और सारी चीजें कि आपका प्रोडक्ट की ब्रांडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड हो, आप अप्रूवल ले रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात अप्रूवल लेने का, ताकि वो फॉर्मुलेशन अगर आपको बॉडी के अंदर जा रही, इफ यू आर गोइंग टू कंज्यूम, अगर आप उसको इंसर्ट कर रहे हो अपने बॉडी के अंदर, ले रहे हो उसको, इट इज सेफ एंड क्वालिटी वाइज इट इज अश्योर्ड बाय द रेगुलेटरी एजेंसीज। तो रेगुलेटरी एजेंसीज डिफरेंट डिफरेंट है। आप कमेंट करके बताएंगे, आप ये क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे कि इंडिया की रेगुलेटरी एजेंसी कौन सी है। यूएसए की दैट इज यूएसएफडीए, बट व्हाट इज द दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी दैट इज अप्रूविंग अथॉरिटी फॉर दिस इंडिया, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, रेगुलेटरी एजेंसी। उसके अलावा फार्मास्यूटिक्स में जो डोसेस फॉर्म होते हैं, एक बार बना दिया तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। अब बॉडी दवा के साथ क्या कर रही है, आपने दवा तो खा लिया, अब बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, वो भी फार्मास्यूटिक्स का ही पार्ट है। और उसको कैसे आप पढ़ते हो, कौन से सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हो? बायो फार्मास्यूटिक्स, बायो फार्मास्यूटिक्स के तौर पर आप पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप बी फार्मा के कैंडिडेट है तो, ठीक है, आपको बायो फार्मास्यूटिक्स पढ़ाई जाती है। डिप्लोमा में जनरली बायो फार्मास्यूटिक्स नहीं पढ़ाई जाती है। तो जो बायो फार्मास्यूटिक्स है वो किससे डील करता है? फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है। आपने दवा खा लिया, बॉडी कैसे उसको एब्जॉर्ब कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रही है, यानी कि बॉडी कैसे, दूसरी पेन में इसको यूज करता हूं, बॉडी कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रही है, मेटाबोलाइज कैसे कर रही है, एक्सक्रीट आउट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज एडीएमई। यानी कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? एडीएमई से एसोसिएटेड, यानी कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन अगर उल्टा इसी का, अगर दवा खाने के बाद दवा क्या बॉडी के अंदर चेंज कर रही है, बुखार उतार रही है, किडनी ठीक कर रही है, लीवर ठीक कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। चलिए, अब इससे ज्यादा हम लोग पीएचडी नहीं करते हैं इस सब्जेक्ट को थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि ये पहला लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है, तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको समझना जरूरी है। यानी कि जब मैं फार्मास्यूटिक्स की बात करता हूं तो उसमें इंजीनियरिंग भी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स भी आ जाती है, उसमें बायो फार्मास्यूटिक्स भी आ जाती है, एनडीडीएस भी आ जा सकता है, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। ये डिप्लोमा के कोर्सेज में नहीं होते, ज्यादातर ये नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन इसमें जो जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये डिप्लोमा का भी सिलेबस है और आपका इसका भी सिलेबस है, बैचलर्स का भी सिलेबस है। तो ये कॉमन सिलेबस है जो कि आपके फार्मासिस्ट एग्जाम, डीआई एग्जामिनेशन, नाइपर एग्जामिनेशन और सब जगह पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलिए, अब जरा देखते हैं कि अब हम लोग धीरे धीरे अपने मुद्दे पर आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि सबसे पहले हमारी शुरुआत बेसिक से होगी, सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे, और जैसे में वार्म अप शॉट आ जाएगा उसके बाद बड़े बड़े सिक्स मारेंगे, सीधे सिक्स नहीं मारने लगेंगे, उस चीज को समझना पड़ेगा हमें। तो ये हम लोग अभी वार्म अप कर रहे हैं। तो अभी जो हमने 10-15 मिनट देखा वो वार्म अप था हमारा। अब लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल। अब क्या है वो चीजें वो थोड़ा समझते हैं कि हाउ डोसेज फॉर्म आर मैन्युफैक्चर्ड एंड गेट टेस्टेड। ये जो डोसेज फॉर्म, जो फार्मास्यूटिक्स हम जिसकी बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट डोसेज फॉर्म। सो डोसेज फॉर्म बनते कैसे हैं, उनको चेक कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहां देखो लिया हुआ है, ये क्या है? 50% डेक्सट्रोज इंजेक्शन यूएसपी। यानी कि जो डोसेज फॉर्म होते हैं ना, किसी स्टैंडर्ड को देख के बनाए जाते हैं। तो इंडिया में जनरली आईपी फॉलो किया जाता है, बीपी फॉलो किया जाता है, यूएसपी फॉलो किया जाता है।
बीपी इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। यूएसपी क्यों? क्योंकि हम 40% जो जेनरिक ड्रग्स है यूएसए में डिलीवर करते हैं। तो अगर किसी मार्केट में हमें डिलीवर करना है, वहां प्रोडक्ट बेचना है, तो वहां के स्टैंडर्ड को हमको फॉलो करना पड़ेगा। सो बेसिकली वी फॉलो यूएस एफडीए फॉर द यूएस। चलिए, तो ये कैसे डोसेज फॉर्म बनाए जाते हैं और टेस्ट कैसे किए जाते हैं? तो कोई इसका प्रोसीजर होगा, कोई ऐसी किताब होगी, कोई ऐसा रेफरेंस होगा, कोई ऐसा रेफरेंस आइटम होगा। सो दैट रेफरेंस इज कॉल्ड एज फार्माकोपिया। कुछ लोग कहते हैं फार्माकोपोइया। याद रखिए कि कितने लोग फार्मेसी में उनको स्पेलिंग ही फार्माकोपिया की याद नहीं होती है। फार्माकोपिया की स्पेलिंग ध्यान से आप देख लीजिए, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द स्पेलिंग। ठीक है, अब जरा हम लोग समझते हैं ये डोसेज फॉर्म बनाए कैसे जाते हैं। ये जो डेक्सट्रोज आपके सामने दिख रहा है वो बनाया कैसे जाता है? एक रेफरेंस से, एक स्टैंडर्ड से। वो स्टैंडर्ड किस फॉर्म में होता है? फार्माकोपिया। उसमें लिखा रहता है कितना डोसेज फॉर्म होगा, उसका पीएच कितना है, सॉल्युबिलिटी कितना है, यानी कि उसका पूरा प्रोफाइल लिखा होता है, उसका मोनोग्राफ पूरा होता है। ठीक है, चलिए, जैसे हम लोग बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया की, ये अपनी इंडियन फार्माकोपिया है। देखिए 2018 की इसका वॉल्यूम 1 है। व्हाट इट मींस, इसका वॉल्यूम 2, 3, 4 कई सारे वॉल्यूम होंगे इसके। और याद रखिए यहां पर देखिए क्वेश्चन, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कंपटीशन में पूछा क्या जाता है। यहां से आपकी जर्नी शुरू हो रही है। यहां पर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, फर्स्ट क्वेश्चन कम इनसाइड योर एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस पार्ट कि हु इज गोइंग टू पब्लिश दिस इंडियन फार्माकोपिया। तो डिपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। और उस इंडियन फार्माकोपिया कमीशन वो किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी कि जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्रालय के जो मंत्री होंगे वो भी इंडियन फार्माकोपिया को डील करेंगे, उनके साइन होंगे वहां पर। ठीक है, और भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंदर में आ रहा है ये इंडियन फार्माकोपिया? यानी कि जो इंडियन फार्माकोपिया है उसको पब्लिश कौन कर रहा है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। और कहां इसका हेडक्वार्टर है? गाजियाबाद। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, गाजियाबाद। ये बात आप याद रखिएगा, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज बेस्ड ऑन गाजियाबाद। ये बात आपको समझना, यूपी में है ये। और ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन किसके नेतृत्व में, किसके देखरेख में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहां से सवाल पूछ दिया जाएगा, किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। कितने वॉल्यूम में है, यहां से भी सवाल पूछ दिया जाएगा। वॉल्यूम जो 2000, देखिए यहां से कई सवाल पूछा जाता है। एडिशन कौन सा है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया का जो करंट एडिशन है, जिस ईयर में आप हैं, कौन सा एडिशन है? फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। उसके अलावा कौन कितने वॉल्यूम में है? वॉल्यूम 1, 2, 3, 4। यहां से भी सवाल पूछा जाता है। सो दीज आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि पूछा जाता है। आई एम डिस्कसिंग बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जो कि मैंने दिया है एग्जाम, उसके एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें। तो बहुत सारे फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया है। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, यूरोपियन फार्माकोपिया है, जापानीज फार्माकोपिया है, चाइनीज फार्माकोपिया। देखिए चाइना तो हमारे कंपटीशन में है ही, और हम लोग चाइना के कंपटीशन में है। ठीक है, अब कुछ ऐसे कंट्रीज होंगे पूरी दुनिया में, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, जो कि बहुत ही पुअर कंट्रीज हैं। ठीक है, जिनका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, जिनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट गोइंग टू बी डेवलप्ड। जैसे कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस समय ये हालत है कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को वैक्सीन मिल ही नहीं पाई है। ठीक है, तो उसके लिए एक डब्ल्यूएचओ ने फैसिलिटी स्टार्ट की है, कोवैक्स। उसके थ्रू जो है इंडिया भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, और वो वैक्सीन उन देशों को मिल पा रही है, यानी कि दे आर नॉट टेक्नोलॉजिकली साउंड। तो इसमें क्या हो रहा है कि पार्शियलिटी हो रही है। जो अमीर देश है वो वैक्सीन खरीद के बैठ जा रहे हैं, वो बूस्टर डोज लगा रहे हैं। लेकिन जो गरीब देश है उनको एक ही डोज नहीं मिल रही है, एक जून की रोटी नहीं मिल रही है उनको। सो उनके लिए भाईचारे का काम कौन करता है? उनका माई बाप कौन सा है? उनका माई बाप है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनेशनल फार्माकोपिया पब्लिश करता है। तो यहां से सवाल पूछा जाता है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश बाय डब्ल्यूएचओ। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नाउ कमिंग ऑन दी इंडियन फार्माकोपिया। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया क्या है। लेट्स टॉक अबाउट इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया मैंने आपको बता दिया कब, ये जो लेटेस्ट एडिशन जब मैं आपको शो कर रहा हूं, दैट इज लेटेस्ट एडिशन 2018 में। कौन सा एडिशन है? 8th एडिशन। यहां से सवाल पूछा जाता है कि इंडियन फार्माकोपिया के अब तक कितने एडिशन आ चुके हैं। सो राइट नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, इट इज 8th एडिशन। ठीक है, आप जो वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि एडिशन चेंज हो गया है, सो प्लीज गूगल इट। कितने वॉल्यूम में है? वॉल्यूम 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके अंडर में काम होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो इंडियन फार्माकोपिया है वो पब्लिश होता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है, जो कि कहां है? गाजियाबाद में। और किसके अंडर में काम करता है? इनके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और किसके अंडर में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पूरा सीन है, आपको समझना पड़ेगा। देखो यहां लिखा हुआ है पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद से ये पब्लिश होता है, यूपी से। तो जितने प्रोबेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आई हैव ऑलरेडी डिस्कस टू यू पीपल। नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया है क्या एग्जैक्टली? सो इट्स अ बेसिकली ऑफिशियल बुक, एक स्टैंडर्ड बुक है। किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो यहां से ये दैट इज इंपॉर्टेंट, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज गाजियाबाद। गाजियाबाद से ये पब्लिश होती है। किस बिहाफ पर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो कभी ऑप्शन में मिनिस्ट्री आपसे पूछ लेना तो दूसरा उल्टा पुल्टा मत लगा देना आप, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। धीरे 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 मैं स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूं। अभी आपको फार्मास्यूटिक्स समझाया, डोसेज फॉर्म समझाया, आईपी समझा रहा हूं, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूं। आप भी अपना स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाते जाइए। और किस चीज के लिए ये फुलफिलमेंट? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945। तो जब आप जूरिस्प्रूडेंस में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें एक डीएनसी एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। 3-4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा एक्ट किस ईयर में आया था। सो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट हैज बीन केम इन ईयर 1940। देखिए मैं टॉपिक आपको आईपी भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन साथ साथ व्हाट कुड बी द प्रोबेबल क्वेश्चंस, वो मैं आपको बताते जा रहा हूं ताकि आप तैयार करते जाओ यहीं से। रूल्स कब आया था? 1948 में। याद रहे कि आया था 1940 में, लेकिन रूल्स इसके 1945 में आए थे। तो जब आप क्वेश्चन पढ़े ना तो आंखें बिल्कुल जूम कर लीजिए कि इट इज आस्किंग रूल्स और इट इज आस्किंग द इन्फोर्समेंट डेट, ठीक है। और ये ऑफिशियल बुक है जिसमें कि स्टैंडर्ड दिया होता है, ठीक है, कि दवा कैसे मैन्युफैक्चर होगी, कैसे मार्केट होगी इंडिया में। क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन फार्माकोपिया, सो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इंडिया में जो दवाएं बैन होंगी, अप्रूवल होंगी, बनेंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, सारी चीजें। तो इसमें क्या क्या स्टैंडर्ड होते हैं, क्या इसकी आइडेंटिटी है, इसका पीएच क्या है, पीके क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कितनी परसेंट प्योर है, 98% प्योर है, 99% प्योर है, क्या स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग्स होनी चाहिए, स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, डोज यानी कितना होना चाहिए, 150 mg डोज, 200 mg डोज, 500 mg डोज, ठीक है, ताकि हेल्थ पर्सपेक्टिव ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में इसको देखा जा सके। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अब देखिए, ये थोड़ा एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यू शुड रिमेंबर दैट। जो भी इसके स्टैंडर्ड प्रोवाइड होते हैं आईपी में, जो लिखा हुआ है, दैट इज लीगली बाइंडिंग। आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप उसमें उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। जो भी आईपी में मेंशन्ड है वही सेम स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है, और वही स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एजेंसी देख के आपको अप्रूवल करेंगी। अगर उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके डोसेज फॉर्म नहीं है, योर अप्रूवल विल बी कैंसल्ड, आपको अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, आप परेशान होते फिरेंगे, ठीक है। ये सारी चीज आपको देखना पड़ेगा। किस लिए ये किया जाता है, स्टैंडर्ड सेट किया जाता है आईपी में, ताकि जो कंप्लायंस है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, उसको मैच किया जा सके, जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज की डिमांड है वो फुलफिल किया जा सके। तो रेगुलेटरी एजेंसीज के लिए इंडियन फार्माकोपिया एक गाइड की तरह काम करता है, ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी। और जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए भी गाइड की तरह काम करता है। यानी ये इंडियन फार्माकोपिया दोनों लोग को काम कर रहा है, रेगुलेटर्स के लिए भी काम कर रहा है अप्रूवल देने के लिए, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी, ये आपको समझना पड़ेगा। यानी कि इट इज एक्टिंग एज ए गाइड फॉर बोथ रेगुलेटर, जो कि अप्रूवल दे रहे हैं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, टेस्ट करेगा, क्लिनिकल ट्रायल करेगा, सारा डेटा फिट करेगा यहाँ पर, फिर उसको एक फॉर्मेट में डाल के वो अप्रूवल करेगा, फिर यहाँ सॉरी अप्लाई करेगा, फिर ये लोग स्क्रूटनी करेंगे, फिर उसको अप्रूवल देंगे, सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो इट इज एक्टिंग एज ए गाइड, गाइड मैकेनिज्म के तौर पे काम कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जाता है, डीआई एग्जाम में पूछा जाता है, नाइपर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, फार्मासिस्ट में खास करके पूछा जाता है, प्लीज मेक श्योर दैट इसको आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1955 में। यानी कि आईपी की शुरुआत कब हुई थी? 1955 से। और सबसे लास्ट भी आपको, यानी ये तो दो याद होने ही चाहिए हर हाल में। और उसके अलावा इसके चेयरमैन और वॉल्यूम्स भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन कितने वॉल्यूम में आया था, ये बात आपको समझ में आना पड़ेगा। ये कॉलम्स मैंने ब्लैंक रखा हुआ है, आप देखेंगे, आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है कि कितने में आया था ये।
डॉक्टर बी एन घोष इसके पहले चेयरमैन थे, पहले अध्यक्ष थे 1955 में। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तो फर्स्ट एडिशन उसके बाद आया 1955 में। चूंकि उस समय हम बहुत गरीब थे, बहुत ज्यादा डेवलप कंट्रीज, वी वर नॉट लाइक अ डेवलप कंट्रीज, वी वर इन अ डेवलपिंग मोड, और राइट नाउ आल्सो वी आर इन अ डेवलपमेंट मोड। सो डेवलप्ड कंट्रीज अभी नहीं है, बट वी आर मूविंग टुवर्ड अ डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, सो फर्स्ट एडिशन वाज इन 1955, रट्टा मार के रखना है बिल्कुल एकदम। सेकंड एडिशन 1966, और इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी मुखर्जी। ये घोष और मुखर्जी जी ये लोग बंगाली थे। ठीक है, उसके बाद थर्ड एडिशन 1985 नित्यानंद जी, 1996 फोर्थ एडिशन नित्यानंद जी, 2007 फिफ्थ एडिशन पीके प्रधान जी, सिक्स्थ एडिशन 2010 में पीके प्रधान जी। ठीक है, ये सारी चीजें। तो 7 से लेकर 10 तक देखा गया है कि पीके प्रधान जी जो है इसके चेयरमैन रहे हैं। और राइट नाउ द करंट एडिशन इन 2018 इज 8th एडिशन। सवाल आपसे पूछा जाएगा, 8th edition of Indian Pharmacopoeia has came in which year? 2018 will be correct option. Who was the chairman of 2018 Indian Pharmacopoeia Commission? Mr. P.K. Pradhan. So these type of questions will be asked from you people, and you people are expected to give the right answer by watching this video. अब नाउ टॉक अबाउट द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। अब इंडियन फार्माकोपिया कमीशन क्या है, थोड़ा सा मैंने एक आइडिया दे दिया। ये क्या है? ये एक ऐसा संस्था है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये बिल्डिंग दिख रही ना, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप ध्यान से अगर वीडियो आप देख रहे होंगे तो सेक्टर 23 यहाँ पर राजनगर गाजियाबाद, यानी कि गाजियाबाद में इसकी ऑफिस है। इस तरीके से बिल्डिंग है इंडियन फार्माको कमीशन। तो कमीशन है यानी कि इसमें एक चेयरमैन होंगे, मैं इसका कलर बदल लेता हूं, ठीक है, चेयरमैन होंगे और कुछ मेंबर्स होंगे। समझ रहे आप? यानी कि जब कमीशन होगा तो उसका कोई अध्यक्ष होगा या फिर उसका कोई हेड होगा, वो चीज आपको समझना पड़ेगा। और कुछ उसके चेले चपाटे होंगे, मेंबर्स होंगे, वो चीज समझना पड़ेगा। तो इंडियन फार्माकोपिया में काफी कमीशन वैकेंसीज भी आती हैं, आप लोग अप्लाई करके कर सकते हैं वहां पर। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का अगर एक बात में बोला जाए तो इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करने का ठेका इन्होंने ही ले रखा है पूरा। तो ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। ऑटोनॉमस का मतलब स्वायत्त संस्था है, खुद काम करता है, इसमें ज्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं कोई करता है, कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं करता है कि नहीं तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इट्स एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन लाइक एज नाइपर। ठीक है, और ये सेट करता है स्टैंडर्ड कंट्री में और पब्लिश करता है इंडियन फार्माकोपिया। सो द क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम यू पीपल, इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है, ये सारी चीज आपको समझना पड़ेगा। अब ये जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है जब आईपी पब्लिश करेगा, तो चूंकि आईपी में क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी चीज के, कि टैबलेट की डोज फॉर्म क्या होगी, टैबलेट की स्ट्रेंथ क्या होगी, टैबलेट की टेस्टिंग कैसे की जाएगी, हार्डनेस कैसे की जाएगी, उसका डिसोल्यूशन कैसे किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन इंडियन फार्माकोपिया इटसेल्फ। तो वो क्या कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है रेशनल यूज ऑफ जेनरिक ड्रग्स को। ठीक है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अब याद रखिए, ये जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, थोड़ा सा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और बता दूं, ये जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, ये खाली आईपी ही पब्लिश नहीं करता है, उसके अलावा ये पब्लिश और करता है क्या, ये चीज। ठीक है, नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, एनएफआई, ये बात भी आपको याद रखनी। यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है, भारत सरकार का एक मंत्रालय है, वो पब्लिश करता है इंडियन फार्माकोपिया, जो कि स्टैंडर्ड सेट करता है दवाओं का, किस हिसाब से दवा टेस्ट होगी, बनेगी, और किस तरीके से रेशनल दवाओं का पूरे देश में रेशनल यूज होगा, उसके लिए ये पब्लिश करता है नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। यानी कि डॉक्टर कौन कौन सी दवा प्रिस्क्राइब कर पाएंगे, फार्मासिस्ट कौन कौन सी दवा बना पाएंगे, सारी चीजें एक गाइड के तौर पर, यानी कि हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं, नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनके लिए एक गाइड के तौर पर काम करता है, ताकि दवाओं का रेशनल यूज हो सके, मिस यूज ना हो। तो रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स के लिए कौन सा होता है, नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, याद रखिए। और इंडियन फार्माकोपिया जो होता है वो ऑफिशियल स्टैंडर्ड सेट करता है। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। उसके अलावा इंडियन फार्माकोपिया जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है आईपी रेफरेंसेस सब्सटेंसेज, आईपीआरएस सब्सटेंसेज, ये बात आपको समझना पड़ेगा। ये आईपीआरएस सब्सटेंसेज भी प्रोवाइड करता है, जो कि एक मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरह काम करते हैं, कि दवाओं की टेस्ट कैसे होगी, प्योरिटी कैसे होगी, और वो जो कि आईपी में प्रिस्क्राइब्ड है। यानी कि आईपी में जो आईपी रेफरेंस सब्सटेंसेस हैं,
उसकी लिस्ट भी, उसके बारे में भी ये बात करता है कौन? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? गाजियाबाद, यूपी में। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस। सो इंडियन फार्माकोपिया में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी जिस भी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में क्या पूछे जाएंगे, जीपैट में क्या पूछे जाएंगे, नाइपर में क्या पूछे जाएंगे, ऑलरेडी इट हैज बीन कवर्ड। सो नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ये बेसिकली क्या करता है, एक देखिए इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। इसको भी कौन पब्लिश करता है? आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। किसके अंदर में? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहां ध्यान से लिखा हुआ है, यहां पर देखिए, मैं आपको पेन चेंज कर देता हूं। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यहां लिखा हुआ है। बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूं, कोई फेक और फर्जीबाजी नहीं है। ठीक है, तो ये जो नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया है, ये एक गाइडेंस के तौर पे, एक गाइड के तौर पे काम करता है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए। उसमें मेडिकल स्टूडेंट भी हो सकते हैं, नर्स भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं। क्यों? ताकि उनको एक गाइड के तौर पे काम करेगा, ताकि वो लोग रेशनल दवाओं का यूज कर सकें। ठीक है, कौन सी थेरेपी हमको यूज करनी है, कौन से थेरापेटिक एजेंट वी हैव टू यूज, दिस एक्ट एज ए गाइड मैकेनिज्म। ये बात आपको समझनी है। एनएफआई से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी भी आप जीपैट दे रहे हैं, डीआई दे रहे हैं, ये यहां से क्वेश्चन ड्रग इंस्पेक्टर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जामिनेशन की जो लेवल होता है दैट इज हाई। तो डीआई के एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ही इसको पब्लिश करता है। ठीक है, और अथॉरिटेटिव गाइड की तरह काम करता है प्रिस्क्राइब करने में, डिस्पेंसिंग में, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन में, हेल्थ केयर प्रोफेशनल। और अल्टीमेट गोल क्या है? रेशनल यूज का है, दवाओं का रेशनल यूज हो, फालतू का जो है पॉली फार्मेसी ना यूज हो, या फिर इस तरीके से ना यूज हो। ठीक है, और ये सारी चीजें बहुत मददगार होती किसमें? नेशनल ड्रग पॉलिसीज में। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एनडीपीएस एक्ट में भी सरकार ने संशोधन किया है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी संशोधन किया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में भी संशोधन किया गया है। ठीक है, जो टर्मिनेशन का टाइम था ना, वो तो वो अब 24 वीक्स का वो कर दिया है। उसको थोड़ा समझने वाली बात है, उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि क्या क्या स्टैंडर्ड उसमें किया है, क्या वो 24 वीक्स के लिए किया है, क्या 24 मंथ्स के लिए उन्होंने क्या क्या सारी चीजें। देखिए मंथ के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल प्रेगनेंसी तो 9 मंथ की ही होती है, तो वो बट ऑब्वियस है कि आपको समझना पड़ेगा। तो ये एनएफआई डिसाइड करता है, इट इज एक्टिंग एज ए डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर द नेशनल ड्रग पॉलिसीज, फॉर द प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ड्रग पॉलिसीज इनसाइड द इंडिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पहली नेशनल फॉर्मूलरी कब आई थी, फर्स्ट एडिशन 1960 में, जबकि आईपी का पहला एडिशन कब आया था, 1955 में, और लास्ट एडिशन कब आया, 2018 में आईपी का। तो उसी तरीके से इसका भी देखना, फोर्थ एडिशन कब आया, 2011 में। आप होमवर्क करेंगे कि लेटेस्ट एडिशन ऑफ एनएफआई कब आया, व्हेन इट हैज केम। दिस वन इज होमवर्क फॉर यू पीपल। बाकी स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, 1966 में सेकंड एडिशन, 79 में थर्ड एडिशन, 2012 में फोर्थ एडिशन, 2016 में फिफ्थ एडिशन, और दैट इज करंट एडिशन। तो सवाल आपका जवाब यही मिल गया। ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया रहना आप चाहिए, अगर आप डीआई एग्जाम के लिए दे रहे हो तब वहां बहुत स्टैंडर्ड अच्छा पूछा जाएगा, वरना जीपैट वगैरह में एनएफआई के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। या फिर आप बी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो सेमेस्टर एग्जाम में आपको डेफिनेटली इसका फायदा मिलने वाला है। तो अभी बाकी हमने काफी पढ़ाई कर ली आधे घंटे तक। देखिए ज्ञान तभी चेक होगा जब कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो नाउ इट्स टाइम टू चेक योर प्रिपरेशन। अपना नॉलेज आपको चेक करना है कि कितना इस भेजा में कितना घुसा है, इसमें यहां से यहां से यहां से कितना घुस गया है। ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो कुछ हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस एमसीक्यूज। चलिए आप लोगों के लिए देखिए स्टॉप वॉच भी मैंने लगा दी है, हालांकि ये चल नहीं रही है, अलार्म क्लॉक चल नहीं रही है, सॉरी स्टॉप वॉच मैं कह रहा हूँ, अलार्म क्लॉक चल नहीं रही है, लेकिन आप एज्यूम करके चलिए कि ये आपके लिए चल रही है। ठीक है, और फटाफट सवालों के जो है जवाब आप देते जाइए। तो ये रहा आपके सामने सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। केबीसी की तरह हम लोग खेल रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आईपीसी कहाँ हेडक्वार्टर है, आईपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, बिल्कुल कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज गाजीपुर यूपी। ठीक है, गाजीपुर में क्या है, गौतम बुद्ध नगर, जिसको कि ग्रेटर नोएडा बोलते हैं, गाजियाबाद में है, नई दिल्ली में है, कहां पर है आप। तो देखिए अब क्वेश्चन तो आपको दो तीन ही मिलेंगे, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन तैयार करता रहूंगा। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है,
करेक्ट ऑप्शन आपका गाजियाबाद। अभी आपको वीडियो में देखा है, मैंने बताया था। द आईपीसी हेडक्वार्टर इज बेस्ड इन गाजियाबाद यूपी, नॉट गाजीपुर। गाजीपुर में जो है वो नेशनल ओपियम फैक्ट्री है, या ओपियम फैक्ट्री गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट की ओपियम फैक्ट्री, पूरे इंडिया में जो सबसे बड़ी ओपियम की फैक्ट्री जो सबसे बड़ी है वो गाजीपुर यूपी में है। जो सैदपुर इलाका है, खोया बहुत फेमस है वहां का, और वहां के काफी लोग मिलिट्री पर्सनल्स भी हैं, काफी लोग आर्मी में भी है गाजीपुर के। कहते हैं ना गाजीपुर के माटी के, गाजीपुर के शेर, तो काफी वहां पर एक गहमर गहमर गांव है वहां पे, तो आपको घर घर में बच्चे जो आर्मी में मिलेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। गौतम बुद्ध नगर किसके लिए फेमस है? टेक्नोलॉजी पार्क है, नॉलेज पार्क, बहुत सारे कॉलेज आपको मिलेंगे, इस चीज के लिए फेमस है। गाजियाबाद में क्या है? आईपीसी। नई दिल्ली में क्या है आपका? पीसीआई का हेड ऑफिस, जो सेंट्रल पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो दिल्ली में आपकी है। तो आपके साथ लगे हाथ, एक क्वेश्चन के साथ चार चार क्वेश्चन तैयार हो गए। चलिए, नाउ मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये रहा आपके सवाल, ये स्क्रीन पर आपके रहा ये सवाल। करंट एडिशन ऑफ आईपी, कौन सा करंट एडिशन? मेक श्योर दैट करंट एडिशन, क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि तुरंत जज्बाती होगा और तुरंत फायर कर दिए, नहीं। सवाल अगर आसान भी आ जाए एग्जाम में, जज्बाती नहीं होना है, अपने भावनाओं को रोक लेना है, ठीक है। सो फिफ्थ एडिशन, वाज इट फिफ्थ एडिशन, वाज इट सेवंथ एडिशन, वाज इट एट्थ एडिशन, वाज इट 10th एडिशन? ठीक है, आप बताएंगे कौन सा करेक्ट एडिशन। द करेक्ट ऑप्शन इज 8th एडिशन, करंट एडिशन इज 8th एडिशन। फर्स्ट एडिशन कब आया था? लगे हाथ, ये भी जानकारी रख लेते हैं। सो फर्स्ट एडिशन वाज इन द ईयर 1955। अब फिफ्थ एडिशन किस ईयर में आया था? आपका होमवर्क है। सेवंथ एडिशन किस ईयर में आया था? आपका होमवर्क है। क्या 2014 में आया था? क्या 2010 में आया था? क्या अभी 10th एडिशन आ चुका है? जब मैंने पूछ लिया कि करंट एडिशन क्या है, तो जाहिर सी बात है 10th एडिशन तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब कभी क्वेश्चन नहीं आए, यूज द एलिमिनेशन टेक्निक। यूपीएससी वाले बहुत यूज करते हैं इसको, एलिमिनेशन टेक्निक। ये छट गया, ये छट गया, ऐसे देख लो, फिर उसके बाद 8th एडिशन। तो आप सही आंसर पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो कंपटीशन है क्या है उसमें आपका, क्वेश्चन पेपर इज आउट, पूरा क्वेश्चन भी आपके सामने है, जवाब भी आपके सामने है। अगर आपने गलती से कहीं पढ़ाई की हुई, थोड़ा बहुत कहीं सुना हुआ है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हो। फार्मासिस्ट एग्जाम में, जीपैट एग्जाम में, नाइपर में, डीआई में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने सवाल कैसे सही किया है। आपने सवाल सही किया है, वही डिसाइड करेगा यू आर इन द लिस्ट और यू आर नॉट इन द लिस्ट। सिंपल सी बात है। नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एनएफआई, नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। इंडिया लगा हुआ है, तो देखिए डब्ल्यूएचओ तो नहीं होगा, या तो सीडीएससी हो सकता है, आईपीसी हो सकता है, नन ऑफ द अबव भी हो सकता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। सीडीएससीओ क्या है? रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ इंडिया। कभी भी सवाल पूछा जाए तो आप बताना, एजेंसी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है? अप्रूवल का, किसके? दवाओं के, दवाओं को बैन का, ठीक है, अप्रूवल बैन सब कुछ यही करता है। किसकी मदद से करता है और उसके हेड कौन से होते हैं? डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इनके चेले चपाटी कौन होते हैं? डीआई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और ये डीसीजीआई किसकी मदद से काम करते हैं? डीआई और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, आपने जूरिस्प्रूडेंस में सब पढ़ा होगा। तो ये कमेटीज इनको सुझाव देती हैं, राय मशवरा देती हैं कि हाँ सर अब टाइम आ गया है, बंद कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, हाँ सर अब आप इसको अप्रूवल कर दिया जाए। ठीक है, सो सबसे पावरफुल पोस्ट जो है डीसीजीआई की ही इंडिया में है, और इट इज एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट। ठीक है, कोई फॉर्म नहीं इसका निकलता, धीरे धीरे आप प्रमोट होकर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस यू जनरल रीच ऑन डीसीजीआई। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे बड़े, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का दाहिना हाथ होता है, वो क्या होता है? एक आईएएस अधिकारी होता है, लेकिन प्रमोटेड आईएएस अधिकारी होता है, एक्सपीरियंस आईएएस अधिकारी होता है, सबसे तेज तरह का आईएएस अधिकारी होता है। सो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं हम लोग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन जो है बिल्कुल शुभ हो, आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिंदास पढ़ाई करते रहिए, रिलैक्स होकर अपने आप को टॉर्चर मत करिए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई जो बिल्कुल अनवरत रूप से जारी रखेंगे और बिल्कुल मजे से पढ़ते रहेंगे। वीडियोज रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी, आ रही हैं। आप पढ़ाई को एंजॉय करिए, मजे लेते रहिए जिंदगी की, इससे पहले कि जिंदगी आपका मजा ले। ठीक है, सो इसी वादे के साथ, इसी बात के साथ कि आप पढ़ाई भी करेंगे शानदार तरीके से और सिलेक्शन भी लेंगे। चलिए इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। सो धन्यवाद।